तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑटो कंपोनेंट कंपनी की जिसका आईपीओ अभी हाल ही में आया, लेकिन ईवी और प्रीमियम सेगमेंट में ये ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल चुकी है। नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका क्वार्टर 4 में प्रॉफिट जो है 722% से जंप हुआ है और जो अब 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो अगर आप ऑटो एंड ईवी सेगमेंट में एक फंडामेंटली स्ट्रांग और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। ऑल्सो दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो कंपनी का नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी का पहले बैडवे इंजीनियरिंग लिमिटेड नाम था, अब ये बेलराइज इंडस्ट्रीज से जानी जाती है। अभी ही मई 25 में इसका आईपीओ आया था। ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल के लिए पार्ट्स बनाती है। 30+ ओईएम्स के साथ कंपनी का टाई अप है, जैसे कि हीरो, बजाज, टीवीएस, होंडा, जेएलआर एक्सेट्रा। तो आप देखोगे तो क्लाइंट्स में बड़े बड़े नाम यहाँ पे शामिल है। 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अक्रॉस इंडिया है, 3 और नए प्लांट्स आने वाले हैं। 2 व्हीलर मेटल चेसिस सेगमेंट में कंपनी का मार्केट में 24% का मार्केट शेयर है। ये एक पावर ट्रेन एग्नोस्टिक कंपनी है जो पेट्रोल, डीजल, ईवी सब के लिए कंपोनेंट्स बनाती है। यहाँ पे पावर ट्रेन एग्नोस्टिक मतलब ये है दोस्तों कि इनके जो भी कंपोनेंट्स बनते हैं ये कंपोनेंट्स पेट्रोल, डीजल, ईवी या फिर हाइब्रिड अगर कोई व्हीकल रहेगी तो उसके लिए भी ये होता है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में जानेंगे। चेसी सिस्टम कंपनी बनाती है एग्जॉस्ट सिस्टम, स्टेयरिंग कॉलम, पॉलीमर पार्ट्स, हाई टेंसिल स्टील चेसिस, ब्रेक सिस्टम, एयर टैंक्स, फिल्ट्रेशन सिस्टम, हब मोटर्स, बैटरी कंटेनर्स, सीट सब असेंबलीज, सिस्टम इंटीग्रेटर भी कंपनी अभी बना रही है, जैसे कि फुल चेसिस एंड सस्पेंशन असेंबलीज कंपनी डिलीवरी कर रही है। 800+ रोबोट्स है, 160+ R&D इंजीनियर्स है एंड इन हाउस डिज़ाइन एंड टेस्टिंग यहाँ पे होता है। फाइनेंशियल ईयर 25 का फुल फाइनेंशियल्स का एक बार देख लेते हैं। तो रिवेन्यू कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 25 में 8,290 करोड़ का आया, जिसमें 10% का जंप देखने को मिला। ग्रॉस प्रॉफिट 1,579 करोड़ का आया, जिसमें 8.3% का जंप है। जीपी मार्जिन 19%। ईबिटा 1,021 करोड़, यहाँ पे 10% का ग्रोथ है। ईबिटा मार्जिन 12.3%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 753 करोड़, इसमें भी 11% का ग्रोथ है। ईबिट मार्जिन 9.1%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 445 करोड़ का है, 18.5% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 355 करोड़, 13% का यहाँ पे ग्रोथ है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है 4.3% रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर में अच्छा खासा कंपनी ने डिसेंट यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ग्रोथ दिखाया है। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के, तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे रिवेन्यू जो है क्वार्टर 4 के 2,274 करोड़ के आया है। इसमें 49% की जंप देखने को मिली। ग्रॉस प्रॉफिट 426 करोड़, 28% का जंप। जीपी मार्जिन जो है 18.7, यहाँ पे स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है। इबिटा 276 करोड़, 58% की ग्रोथ है। इबिटा मार्जिन 12.1%, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 203 करोड़, 99% का यहाँ पे जंप है। इबिट मार्जिन 8.9%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 139 करोड़, 555% का ग्रोथ है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 110 करोड़ आया है, जिसमें 722% का मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 4.8% का आया है। काफ़ी बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं। रिवेन्यू मिक्स की बात कर लेते हैं तो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर जो सेगमेंट है ये 84.8% कंट्रीब्यूट करता है इन रिवेन्यू। 4 व्हीलर कमर्शियल सेगमेंट जो है 7.3% ऑफ रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। 4 व्हीलर पैसेंजर सेगमेंट है जो 4.4% रिवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपोर्ट रिवेन्यू 3,803 करोड़ का आया है, जो 5.8% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिवेन्यू है। ईवी कंपेटेबल प्रोडक्ट्स जो है 73.2% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिवेन्यू का है। प्लांट कैपेक्स एंड हब मोटर फैसिलिटी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी ने लास्ट ईयर क्वार्टर 3 में चेन्नई प्लांट का सक्सेसफुली ऑपरेशनल चालू कर दिया है। भिवाड़ी प्लांट जो है ये क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब अभी
आप बोल सकते हो कि अभी जो Q2 चालू हुआ है जुलाई अगस्त एंड सितंबर, तो ये क्वार्टर में भिवाड़ी प्लांट कंपनी का स्टार्ट होने वाला है। पुणे का हब मोटर प्लांट जो है ये स्टार्ट हो चुका है, बट वहाँ पे क्या है, अभी के लिए ट्रायल प्रोडक्शन चालू है। एक बार कंपनी को अगर ऑर्डर्स आते हैं तो कंपनी यहाँ से भी कमर्शियल प्रोडक्शन चालू कर देगी। ये फैसिलिटी जो है ये छोटी है, पर ईवी पावर ट्रेन सेगमेंट में कंपनी का एंट्री के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। 800 करोड़ का कैपेक्स प्लान है कंपनी का ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। इसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्लांट से उनको एक्सपैंड करने के लिए यूज़ करने वाली है। ऑल्सो कंपनी के जो जितने भी मशीनरी है उनके अपडेशन के लिए ये सारा पैसा यूज़ होने वाला है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी के लिए 65% चल रही है। यहाँ पे स्कोप है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर बढ़ती है तो कंपनी के नंबर्स आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन की बात कर लेते हैं। H1 इंडिया अभी अभी मर्ज हुआ है। एंड ये कंपनी करती क्या थी, हाई टेंसिल स्टील चेसिस में एक्सपर्टीज थी। स्ट्रेटेजिक जैपनीज ओईएम क्लाइंट कंपनी के पास है। 2 प्लांट्स है ग्रेटर नोएडा एंड भिवाड़ी में। एंड मर्जर से बेनिफिट क्या हुआ है, कॉस्ट सिनर्जी हुई है। कॉस्ट सिनर्जी का मतलब ये है दोस्तों, पहले H1 इंडिया एंड बेलराइज दो अलग अलग कंपनियां थी, तो कुछ कॉमन जो खर्चा रहता है, तो अभी क्या हुआ, मर्जर होने के बाद कॉमन खर्चा जो है वो बच गया है। ठीक है, तो पहले एक ही खर्चा दो कंपनी में अलग अलग तरीके से हो रहा था, तो अभी एक ही कंपनी बन चुकी है, तो एक ही खर्चा हो जाएगा। H1 इंडिया जो है ये पहले ही कंपनी बेलराइज की एक सब्सिडरी कंपनी थी, तो ये अभी मर्ज हो गई है। इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। वन एंटिटी होने के कारण क्या होता है, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर रहता है। एंड ऑल्सो देखो मर्जर हुआ है, कंपनी पहले ही H1 इंडिया जो है बेलराइज की पहले ही होली ओन सब्सिडरी थी, इसलिए न्यू शेयर्स यहाँ पे किसी को भी नहीं मिलने वाले हैं। मैक फिल्टर्स ये एक बिजनेस सेगमेंट है जो कंपनी ने एक्वायर किया है। यहाँ पे गलती हुई दोस्तों, एक्वायर किया है 16.5 करोड़ से। ठीक है, बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के थ्रू ये बिजनेस सेगमेंट कंपनी ने एक्वायर किया है। ये बिजनेस में मैक फिल्टर्स में फिल्ट्रेशन का एंड प्लास्टिक मॉडलिंग कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है। इससे हेल्प होगा इन इंक्रीज इन कंटेंट पर व्हीकल। ये कंटेंट पर व्हीकल क्या है ये मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। अभी बात कर लेते हैं बेलराइज की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है। मैनेजमेंट का खुद का ये स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया है कि आने वाले टाइम में ये लोग 4 तरीके से कंपनी को ग्रोथ करने वाले हैं। पहला तो है इसमें डीपनिंग प्रेजेंस इन 2 व्हीलर सेगमेंट। तो स्ट्रैटेजी क्या है, कंटेंट पर व्हीकल जो है अभी के लिए 12,500 है, उसको बढ़ा के 17,300 पे ले जाना है। देखो दोस्तों, कंटेंट पर व्हीकल क्या होता है, समझो अगर कोई बाइक बन रही है, अगर एक बाइक बनने में 1 लाख रुपए खर्चा आता है, तो बेलराइज जो कंपोनेंट्स बेचती है, ठीक है, पहली बात तो आई होप कि आपको बिजनेस समझ में आ गया है बेलराइज का। बेलराइज क्या करती है, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को कंपोनेंट्स सेल करती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कंटेंट पर व्हीकल क्या है दोस्तों, समझो एक बाइक है जो 1 लाख रुपीज़ में बन रही है, तो वो 1 लाख रुपीज़ में बेलराइज का जो कंपोनेंट्स है वो 12,500 के कंपोनेंट्स बेलराइज के एक बाइक में लगते हैं, तो उसे बोलते हैं कंटेंट पर व्हीकल। तो ये कंपनी को बढ़ा के 17,300 पे ले जाना है। इसके लिए कंपनी करने क्या वाली है, न्यू प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स को ऐड करने वाली है, जैसे हब मोटर्स हो गया, स्टीयरिंग कॉलम्स हो गया, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेकिंग एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम। फिर प्रीमियम 2 व्हीलर सेगमेंट में कंपनी एंट्री करने वाली है, जहां पर चेसिस का कंटेंट पर व्हीकल कम्यूटर से, मतलब अभी जो चल रहा है उससे 2.2 टाइम्स ज़्यादा होता है। अभी जो 2,500 सीपीवी आ रहा है वो आने वाले टाइम में 5,500 आ सकता है। तो टॉप एंड ऑल्सो टॉप 3 ईवी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ कंपनी का ऑलरेडी एंगेजमेंट स्टार्ट हो भी चुका है। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरी स्ट्रैटेजी, बिल्ड अप पोर्टफोलियो ऑफ प्रोप्राइटरी एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स। तो कंपनी का फोकस है कि R&D एंड IP बेस्ड प्रोडक्ट बनाने पे ज़्यादा फोकस है। कुछ एग्जांपल्स है, हाई टेंसिल चेसिस, क्रॉस कार बीम्स, एयर टैंक्स, हब मोटर्स, फिल्ट्रेशन सिस्टम, स्टीयरिंग कॉलम्स, ये पैटेंटेड हो चुका है। ये प्रोडक्ट्स जो है ये हायर मार्जिन के हैं एंड कस्टमर स्टिकीनेस यहाँ पे देते हैं। मतलब एक बार कस्टमर अगर ये प्रोडक्ट्स ले लेता है तो कस्टमर बार बार लेने को आता है। ठीक है, कस्टमर स्टिकीनेस का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, एक्सपेंडिंग इन 4 व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। तो कम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 4 व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल का जो रिवेन्यू शेयर है, अभी
12% है, तो ये 12% को नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में डबल करना है। इसके लिए 3 फोकस एरिया है। फर्स्ट है न्यू मॉडल लॉन्चेस में अर्ली एंट्री लेनी है। H1 एंड मैक फिल्टर्स का एक्विजिशन जो किया है, इसका लेवरेज लेना है फॉर जापानीज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो देखो दोस्तों, मैक फिल्टर्स एंड H1 का अभी अभी कंपनी ने एक्वायर किया है। एक्चुअली H1 तो कंपनी का समझो आप सब्सिडरी था, बट मैक फिल्टर्स ये नया बिजनेस सेगमेंट कंपनी ने एक्वायर किया है। तो इससे क्या करेगी कंपनी, क्रॉस सेलिंग करेगी अपने जापानीज ओईएम्स को। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को फायदा हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम 2 मेजर यूरोपियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। उसका प्रोडक्शन जो है सेकेंड हाफ में चालू होने वाला है। चौथा पॉइंट ये है कि इवॉल्विंग फ्रॉम टीयर 1 टू टीयर 0.5 सप्लायर सिस्टम इंटीग्रेटर। इसका क्या मतलब है, पहले बेलराइज जो है सिर्फ एक कंपोनेंट देता था, ठीक है, जिसको हम टीयर 1 बोलते थे। अब क्या कर रही है, पूरा सिस्टम डिजाइन कर रहा है, प्लस असेंबली भी करता है कंपनी, तो इसे बोलते हैं टीयर 0.5। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देखो कि एक अगर 2 व्हीलर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के लिए पहले कंपनी 2 व्हीलर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के लिए कंपनी 250 कंपोनेंट्स अक्रॉस 70+ वेरिएंट्स कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड एक कमर्शियल व्हीकल और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के लिए कंपनी कंप्लीट चेसी सिस्टम डेवलप किया है फॉर सीएनजी एंड ईवी प्लेटफॉर्म। एक्सपोर्ट एंड ईवी फोकस करना है कंपनी को, एक्सपोर्टिंग टू जेएलआर एंड यूरोपियन क्लाइंट्स। 190+ कंपोनेंट्स कंपनी ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुकी है। ईवी रेडी हो चुकी है कंपनी, लाइक हब मोटर्स का मैंने आपको बताया, पुणे में प्लांट डाला है। स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी बना रही है। पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है, फ्यूचर प्रूफ प्रोडक्ट लाइन है। पावर ट्रेन एग्नोस्टिक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स जो है वो सब मतलब पेट्रोल से लेके डीजल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, या फिर आप बोल सकते हो हाइब्रिड जो व्हीकल्स रहते हैं सब में यूज होता है। अब यहाँ पे रिस्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो, पहला तो है कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क। यहाँ पे क्या है, कंपनी के टॉप 4 क्लाइंट्स जो है ये 50% ऑफ रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे रिस्क क्या है कि अगर कोई भी एक बड़ा अगर कस्टमर डिमांड रिड्यूस करता है तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिवेन्यू पे आ सकता है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंस, ये एक्चुअली इतना बड़ा रिस्क नहीं है इसमें, फर्स्ट पॉइंट तो नहीं बट सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ग्लोबल स्लो डाउन, फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी और जियो पॉलिटिक्स जो अभी चल रहा है टैरिफ एंड ईवी नॉर्म्स का, तो ये कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट कर सकता है। एग्जीक्यूशन रिस्क हो सकता है न्यू प्लांट्स में। पुणे में हब मोटर्स अभी अभी चालू हुआ है, चेन्नई का है, भिवाड़ी का होने वाला है, तो तीनों प्लांट रैंप अप स्टेज में है। एंड अगर प्रोडक्शन डिले या क्लाइंट अप्रूवल डिले हुआ तो मार्जिन हिट हो सकता है। तो मैंने आपको रिसेंटली बताया कि कंपनी अभी जो है अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 65% कर रही है। तो अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कम हो जाती है, जो 800 करोड़ का कंपनी कैपेक्स जो 2 ईयर के लिए कंपनी करने वाली है, तो इससे कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है, तो इससे यूटिलाइजेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है। अगर वो होता है तो फिर एग्जीक्यूशन रिस्क बढ़ जाता है। कैपिटल एलोकेशन, वही मैंने आपको बताया, कंपनी ने 800 करोड़ का कैपेक्स प्लान बनाया है। अगर कंपनी वो उसमें अगर यूटिलाइजेशन अगर कम हो जाता है तो वॉल्यूम पिकअप नहीं होगा एंड इसके वजह से रिटर्न रेशियो डाइल्यूट हो सकता है। ईवी टेक का रिस्क है, हब मोटर फ्यूचर में रिप्लेस हो सकता है बाय मिड ड्राइव और अदर न्यू टेक। बेलराइज को कंटिन्यूसली इनोवेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। टैलेंट एंड R&D स्केलेबिलिटी, तो सिस्टम लेवल इंटीग्रेशन के लिए स्किल्ड R&D चाहिए सॉरी। एंड कंपनी ने अभी R&D बेस बना लिया है, लेकिन लार्ज स्केल इनोवेशन के लिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो दोस्तों अभी आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। तो देखो दोस्तों, बेलराइज जो है ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, जो ईवी 2 व्हीलर प्रीमियम सेगमेंट और टीयर 0.5 सिस्टम सप्लाई मॉडल पे काम कर रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ रिस्क है दोस्तों, जैसे कि रिसेंट लिस्टिंग के बाद कोई भी कंपनी अगर रिसेंट लिस्टिंग करती है तो वैसे स्टॉक में हमें हमेशा वॉलेटिलिटी एक देखने को मिलती है, स्पेशली अगर जहाँ पे अगर ग्लोबल अनसर्टिनिटी या मैक्रो प्रेशर के चलते अगर बड़े इन्वेस्टर ने अगर सेलिंग शुरू कर दी ना, तो ऐसे शेयर्स में एक काफ़ी बड़ा फॉल आ जाता है। बट दूसरा पॉइंट ये भी है दोस्तों कि बेलराइज का जो है ये आईपीओ रिसेंटली आया था एंड आईपीओ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला था बड़े इन्वेस्टर से। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है 43.14 टाइम्स हुआ था, जिसमें QIBs ने 112.63 टाइम्स सब्सक्राइब किया था।
एनआईआई ने 40.58 टाइम्स किया था, रिटेलर्स ने 4.52 टाइम्स। तो आईपीओ जो है प्राइस 85-90 के प्राइस बैंड पे ओपन हुआ था और कंपनी ने 2150 करोड़ का रेज किया था। अब क्या है, अब स्टॉक का प्राइस 102 रुपीज़ चल रहा है। एक्चुअली जब मैंने ये पूरा डिटेल स्टडी किया है तो वो टाइम 102 के आसपास चल रहा था। अभी आई गेस आज ही के दिन 10% का इंक्रीज हुआ है। आई गेस 112 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का अभी का पी रेशियो जो है 25.7 है वर्सेस इंडस्ट्री पी 28। तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड अगर अपन शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे ना दोस्तों, तो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग अगर नहीं होती है, अगर जो ट्रम्प का टैरिफ का जो भी कुछ चल रहा है, अगर इसका कुछ एक सर्टेनिटी आ जाती है, इंस्टीट्यूशनल सेलर अगर इंस्टीट्यूशनल बड़े सेलर अगर सेलिंग नहीं करते, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी के बीच में एक स्ट्रांग अपमूव, स्ट्रांग मतलब काफ़ी बड़ा अपमूव भी अपने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से अपना बिजनेस को ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से वैल्यूएशन है, वो हिसाब से अगर बड़े इन्वेस्टर सेल नहीं करते तो यहाँ पे एक बड़ा मूव आ सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू क्लियरली पॉजिटिव ही है दोस्तों, लेकिन एंट्री और पोजीशन साइजिंग स्मार्टली प्लान करना होगा। देखो मैं हमेशा से कहता हूँ, कितना भी बड़ा स्ट्रांग शेयर रहने दो, अगर आपका एंट्री जो है, एंट्री अगर आप रॉन्ग लेवल पे ले लेते हो तो आपको काफ़ी देर तक उसमें लॉस में रहना पड़ सकता है। तो यही है कि एंट्री भी आपको एक सही लेवल पे लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो दोस्तों मैं एक बात आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई भी शेयर में एंट्री लेनी है, कोई भी शेयर बाय करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए। एंड दूसरी बात, हाई पे बाय नहीं करना है। एटलीस्ट वो अपने हाई से 10 to 20% अगर नीचे चल रहा हो एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो, तो ऐसे शेयर में आप बाय करने की सोच सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।